तो इसीलिए कि ये आनुवंशिक, जैसे माता पिता के गुण जब संतान में जाते हैं तो किसके माध्यम से जाते हैं, तो उनको कहा जाता है गुणसूत्र, बच्चे कहते हैं। अब ये गुणसूत्र क्या है, जिसको अंग्रेजी में आप क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम है। अब जब क्रोमोसोम है तो यहां से ये समझना है कि माता पिता का कौन सा गुण किस संतान में जा रहा है, तो उसके लिए जो इसकी खोज हुई, सबसे पहले 1875 में स्ट्रासबर्गर ने इसकी खोज की है। लेकिन जो गुणसूत्र नाम है वह वाल्डेयर ने दिया, वाल्डेयर ने यह नाम दिया। ध्यान देना बच्चे, तो वाल्डेयर ने जब यह नाम दिया कि यह गुणसूत्र शब्द, दोनों वैज्ञानिक लोगों का नाम पूछा गया है, कुछ किताबों में अंतर भी हो सकता है, लेकिन ये जो बता रहे हैं इसी को ख्याल करना। अब देखो आगे, जब इतना आप समझ रहे हैं तो गुणसूत्र में अगर मान लीजिए कोई एक जाति है, जिसे मान लो अगर मानव की बात कही जाए, मानव की बात कही जाए तो मानव में 46 गुणसूत्र होंगे, या उसको पेयर में कहा जाए तो उसको 23 जोड़े कह सकते हैं, 23 पेयर आप कह सकते हो। अब सोचो ये होते कहाँ है, सबसे पहले ये सोचो, जो न्यूक्लियस प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होगा, ख्याल कर दो, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होगा, और केंद्रक में ऐसी संरचना सब पाई जाती है, तंतु के नुमा ऐसी संरचना पाई जाती है। ये आपके एक तंतु हैं, और इन्हीं जिसको क्रोमैटिन धागे भी लोग कहते हैं, वह तंतु जैसी ये संरचना पाई जाती है, और इसी को छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे तो ये गुणसूत्र आपके बन जाते हैं। तो प्रत्येक, जिसे मान लो चाहे वह लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, सब में बच्चे ये 46 गुणसूत्र ही पाए जाएंगे मानव में। लेकिन अगर जीव दूसरा हो गया तो गुणसूत्रों की संख्या बदल जाएगी, उस समय बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी, जैसे अगर मच्छर है तो मच्छर में 6 होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की संख्या 6 होगी। घरेलू मक्खी है तो 12 होगी, तो घरेलू मक्खी में 12 है। मटर है, मटर में 14 होती है। प्याज है तो 16, मक्का है तो 20, टमाटर है तो 24, मेढक है तो 26, बिल्ली में 38, चूहे में 40, गेहूं में 42, खरगोश में 44, मनुष्य में 46, जो कि आपको बता रहे थे। आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48, घोड़े में हार्स में 64, कुत्ते में 78, कबूतर में 80। अब ये जो टेरिडोफाइटस जो समूह होता है उसके जो होते हैं उनमें 1300 से लेकर के 1600 तक होता है बच्चे। एस्कैरिस में 2 होते हैं गुणसूत्र, और चावल में 24 होते हैं। तो ये बच्चे हम आपको कंपटीशन के लिए कुछ बता दिए कि ये सब इतना आप फॉर द कंपटीशन के लिए याद रखेंगे। यहाँ पर आपको विशेष तौर से इन्हीं मनुष्य में कितने पाए जाते हैं तो 46, अब पेयर में पाए जाते हैं तो 23 आप कह देंगे। अब देखिए जो इसकी रचना होती है गुणसूत्रों की, अब यहां से देखो ऐसे जो ये गुणसूत्र की रचना होती है, ये आपको व्हाइट बोर्ड पर बनाया गया, इसकी संरचना को समझिए कैसे। जो बाहर की यह एक दीवार जो झिल्ली होती है, जिसको आप बाहर का आप देख रहे हैं, इस दीवार को पेलिकल कहा जाता है, उस झिल्ली का नाम है बच्चे, जिससे वह गुणसूत्र ढका रहता है।
अब इसके अंदर जो खाली स्थान होता है बच्चे, जो ये खाली स्थान है, उसी खाली स्थान को मैट्रिक्स कहा जाता है। देख लो आप, उसके अंदर जो भी इम्पटी पार्ट होगा बच्चे, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। कंफर्म हुआ? अब सोचो, इसी मैट्रिक्स में अब क्या होते हैं, क्रोमैनोमेटा। क्रोमैनोमेटा को हिंदी में गुणसूत्रीय तंतु कहते हैं। अब क्रोमैनोमेटा का मतलब ये जो रचना बनाया गया है बच्चे, जिसे बनाया गया है, ऐसे आप बना रहे हैं ला रहे हैं, उसमें ऐसे आप बना रहे हैं ला रहे हैं, तो इसी संरचना को क्रोमैनोमेटा कहते हैं इंग्लिश में, या ऐसे हिंदी में गुणसूत्रीय तंतु कहते हैं। अब सोचो, इसी पर जीन पाए जाते हैं। ख्याल करो, इसी पर जीन पाए जाते हैं। जैसे मान लो जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने ऐसे बनाए, मान लीजिए एक यक्ष बना दिए। इस यक्ष गुणसूत्र को सपोज करिए ऐसे हमने, अगर ऐसी रचना हुई, ख्याल करना, यही गुणसूत्र अगर कुंडली के अनुसार हो गया तो यहां से आपका यही जीन का मतलब यह जो गुणसूत्र है कुंडली के अनुसार है, तो इसी को आप डीएनए कहोगे। इसी को थोड़ा सा खींच दिए, और जब और खींच दिए तो उसको जीन कहा जाता है। इसी को थोड़ा सा खींच करके फैला दिया गया। किसने फैलाया? तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। इसी से, जैसे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, कोई चीज अगर गुम हो जाती है तो कहते हैं कि जोहना है, तो उस वैज्ञानिक से जोहानसन आप याद कर सकते हो। तो ये तीनों बातें जो कह रहे हैं कि ये गुणसूत्र है, और उसी गुणसूत्र को फैला दिए तो जीन हो गया बच्चे, उसको जीन कहा गया। और आप ऐसा जानते हो कि जो जीन ही होते हैं वही माता पिता के गुण को संतान में ले जाते हैं। कंफर्म? अब देखो आगे, ये जो क्रोमोमीयर होते हैं, यह क्रोमोमीयर के स्थानों पर, अब देखिए, जब यह जीन इस पर पाए जाते हैं उसको क्रोमोमीयर बोलते हैं। अब देखो, उसी के अंदर यहां पर यह सेंट्रोमीयर पाए जाते हैं। सोचो, यह सेंट्रोमीयर क्या करता है बच्चे, कि यह गुणसूत्र को दो भागों में तोड़ देगा बच्चे। इसको पहला भाग, दूसरा भाग, दो भागों में उसको तोड़ देगा। कोशिका का विभाजन हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगा। और जब सेल डिवीजन होगा तो वह काम करता है, सेंट्रोमीयर काम करता है, जिसको गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, या प्रथम संकीर्ण कहते हैं उसको बच्चे। ये प्रथम संकीर्ण होता है, ये प्रथम संकीर्ण होता है। हाँ, तोड़ने का काम करता है। उसको दो भागों में बच्चे सेल डिवीजन कर देगा। यहां पर, इसी से यहां पर आप फिगर में देख रही हैं, ये डॉटेड ऐसे बनाया गया है बिंदु, तो एक भाग अलग हो जाएगा, एक भाग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तोड़ने का। अब जब आते हैं तो सबसे लास्ट में यहां पर देखिए, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, द्वितीयक संकीर्ण इसको बोलते हैं। और उसी के नीचे एक गोल नुमा ये रचना होती है जिसको सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट उसका नाम ही है। तो ये उसके भाग होते हैं जो गुणसूत्र, ऐसे आप जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, उसका जब वैज्ञानिक लोगों ने, जो जीव वैज्ञानिक है, जब परीक्षण किए तो ये बात समझ में उनकी संरचना आई। अब सोचो बच्चे, दुनिया में कोई भी आप देख लो, कोई भी व्यक्ति, दो चीजें हैं, अगर गुणसूत्र जा रहा, ऐसे सोचो, जिसे मान लो पिता लोग कहते हैं कि अगर आदमी का एक सेल है, इस 46 का मतलब समझो, एक कोशिका में, ऐसे समझो, एक कोशिका में
46 गुणसूत्र होते हैं एक कोशिका में। और ऐसा कहा गया, निकाला गया मान कि हम लोगों के शरीर में 1000 खरब कोशिकाएं हैं बच्ची। 1000 खरब। खरब का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे होता है। उतना खरब सोचो, 1000 खरब हम लोगों के शरीर में कोशिकाएं हैं लगभग। एक कोशिका में बच्ची 46 गुणसूत्र होते हैं। अब सोचो आप, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, लोग कहते हैं कि पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होगा, डीएम का बच्चा डीएम नहीं होगा। क्यों? उसको ले जाने वाले डीएनए जीन होते हैं। अब उसमें जब प्रभावित करेगा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है गणित पढ़ने में बहुत तेज है, तो मान लो गणित लगाने में बहुत तेज है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उससे जो संतान पैदा होगी वो भी गणित में बहुत तेज है। हो सकती है। कब हो सकती है? जिसे मान लीजिए वह गुण उसके इस जीन में चला जाए, इस जीन में गुणसूत्र में चला जाए। अब गणित तेज लगा रहा है तो वह कोशिका उसके दिमाग में है, ब्रेन उसका तेज है तो लगा रहा है। पहलवान है तो वह पहलवानी का गुण उसके मांसपेशियों में है, तो जो मांसपेशियों में सेल है उसके अंदर वह गुण है। अगर खुदा न खास्ता, मान लीजिए भगवान की मर्जी, अगर वह गुण, अब उसको ईश्वर ही जानता है, अगर वह गुण उसके इस गुणसूत्र में चला जाए, जीन में चला जाए, तो समझिए कि वह लड़का अगर पहलवान है पिता, तो वो भी पहलवान नहीं होगा। ये कंफर्म है। अगर वो पढ़ने में तेज है, पिता गणित का, जीएस का बहुत जानकार है, तो उसका जो संतान पैदा होगी वह भी जीएस का जानकार होगा। लेकिन वो जाएगा तो अब आप कहेंगे सर ये पता कैसे चलेगा? ये ईश्वर की माया है, कोई जानता नहीं। कभी कभी आप देखते होंगे माता पिता पढ़ने में बहुत तेज भी होंगे, बाकी बच्चा कमजोर भी हो जाता है। माता पिता नहीं भी पढ़े हैं लेकिन उनका संतान तेज होता है, उसके पास ब्रेन आती है। अब ये जो जीन, सच्चाई देखो आप, इसी से बच्चे बना है, इसी गुणसूत्रों से बना है। डीएनए और आरएनए बना है बच्चे, डीएनए और आरएनए बना है, जिसके बारे में तुमको बता रहे हैं। देखो, जब ये बताओ, जब मां, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, पूरा नाम हो गया। राइबोज का नाम, अरे आरएनए का नाम हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एसिड मीन्स अम्ल। अब सोचो आप कैसे। डीएनए का काम है, जैसे जो वही शिशु मां के गर्भ में आता है, तो ये तो सच्चाई है कि कोई न कोई उसको सूचना देता है कि 5 गो अंगुली बनाओ, यहां पर बाल बनाओ, यहां पर मुंह बनाओ, यहां पर नाक बनाओ। कोई न कोई बच्ची सूचना देता है। वह सूचना कौन देता है? तो वही सूचना देता है डीएनए। समझना यही है बच्ची, वही डीएनए सूचना दे रहा है। अब कैसे सूचना देता है? देखो, अब आप ये कहेंगे डीएनए बनता है सर कैसे? तो देखो डीएनए बनेगा कैसे, कहां से बनेगा, तो इस डीएनए को समझो आप। डीएनए में देखो आप कैसे, डीएनए में मेन 3 तत्व हैं बच्चे। कैसे? देखो, याद करो, अपने दिमाग में बैठाओ, कॉपी में भी लिख सकते हो। एक होता है आपका शुगर, शुगर जो डीएनए बनेगा बच्चे, अपने को समझने के लिए इसे लिखो, लिखवा भी देंगे। शुगर। दूसरा होता है नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस बेस, क्षार होता है। और तीसरा होता है फास्फेट, फास्फेट होता है। देख लो, डीएनए जो बनेगा वह 3 रूप भाग उसके होंगे। 3 रूपों से मिल करके 3 भागों जो उसके कंपोनेंट होंगे उससे ये बनेगा।
एक होगा उसमें शुगर। अब शुगर की बात आई तो आप यहां देख रहे हो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है और आरएनए में राइबोज शुगर है। कंफर्म हुआ? अब देखो नाइट्रोजनियस बेस फास्फेट का मतलब उसमें फास्फोरस तत्व पाया जाएगा। फास्फेट का मतलब डीएनए में। अब देखो नाइट्रोजनियस बेस का मतलब क्षारक में क्या होगा, दो चीजें समझना। एक होता है, इसके दो भाग होते हैं। दो भाग में क्या होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। उसके भाग है बच्ची, नाइट्रोजनी क्षारक के इसके दो भाग होते हैं। अब इसमें कैसे बनते हैं देखो, प्यूरिन जो है छोटा होता है, पिरिमिडीन जो है बड़ा होता है। अब कैसे होता है देखो, इसमें होता है एडिनिन और ग्वानिन, इसमें होते हैं। हाँ, इसमें होता है साइटोसिन और थाइमिन। तो टी को ऊपर लिख दे रहे हैं। इसमें थाइमिन होगा और साइटोसिन होगा। देख लो, अगर ये डीएनए का बता रहे बच्चे, ख्याल करना, अगर इसी थाइमिन को इसमें से निकाल दें आरएनए हो जाएगा। और इसके जगह पर क्या जोड़ देंगे तो यूरेसिल को जोड़ देंगे। यू को ला करके आप जोड़ देंगे तो वह आपका बन जाएगा आरएनए बन जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। आरएनए हो गया। इसका मतलब इसमें क्षारक कौन मिलेंगे तो यहां से याद करोगे आप, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब ये जुड़ते कैसे हैं देखो, कभी भी बच्चे जब इसका डीएनए का आप फिगर बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे आप। डीएनए का कैसे आप बनाओगे, ऐसे समझो आप बना रहे हैं बच्चे, देखो समझने की कोशिश करो। डीएनए जब बनाएंगे तो ये हमेशा द्विकुंडलित संरचना होगा। ये हमेशा द्विकुंडलित संरचना ये रहेगा। इसमें मान लो यहां पर एडिनिन हो गया, थाइमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया। नाम याद रखो। कौन किससे जुड़ेगा ये भी ख्याल करो। जुड़ने के लिए देखो आप कैसे, ये हमेशा टी से जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इनके बीच में बंध बनता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध बनता है बच्चे। आज जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो ये हमेशा टी के साथ जुड़ेगा और ये बॉन्ड यहां आपका डबल हो जाएगा और यहां आपका ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये जी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब इसमें ए जी, औरतें बोलती भी है ए जी, तो वह ऐसे याद कर लेंगे ए जी। हाँ अबे गधा सही कह रहा है, तो ऐसे याद कर लेना। इसमें टीसी है, टीसी जानते ही है, टिकट कलेक्टर जो होते हैं ऐसे, तो टीसी हो गया। अब सोचो जुड़ने के लिए इसी क्रम में ये जो बीच में होता है इसी को क्रोमैटिड बोलते हैं। ये बीच में ये न्यूक्लियोसाइड्स के दो भाग हैं। एक यहां पर आप देख रहे हैं कि यह रहेगा प्यूरिन का रहेगा और एक पिरिमिडीन का। तो कहीं भी बच्चे जब इसमें बनाएंगे तो अपने दिमाग में रखना, इसी को कहा जाता है कि डीएनए हमेशा द्विकुंडलित रचना होती है, डबल हेलिकल होता है, दुगो रस्सी रहेगा। आरएनए का जब कहेंगे तो हमेशा इसका एक संरचना बनाएंगे और इसमें हमेशा ऐसे रहेगा बच्चे। यह आरएनए आपका रहेगा इस तरह से बच्चे, तो यह आपका आरएनए है। सोच लो, दोनों में रचना में अंतर देखो। एमा दो रस्सी रहेगा और इसमें केवल एक ही रस्सी रहेगी। पहचान ऐसे आ गया। अब देखो दोनों में अंतर देख लो। इसमें क्षारक कौन कौन मिल रहे हैं डीएनए में,
तो एडेनिन मिल रहा है, ग्वानिन मिल रहा है, साइटोसिन मिल रहा है और थायमिन मिल रहा है। इसमें थायमिन की जगह पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। तो एडेनिन भी रहेगा, यूरेसिल रहेगा, ग्वानिन रहेगा, साइटोसिन रहेगा। देखो दोनों का अंतर जो क्षारक के आधार पर है। ऐसे आप समझ गए बात को। जब ऐसे समझ गए तो इसका जो मॉडल दिए थे वह वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने इस बात को बताया। अब आगे देखो बच्चे, जब यह आप डीएनए के बारे में सोचे तो डीएनए में दो बातें होती हैं। अगर डीएनए को आरएनए में बदलना है, मतलब दो चीजें हैं। अगर डीएनए में ऐसी क्षमता होती है बच्चे कि एगो डीएनए है तो वो अपने समान दूसरा डीएनए बना लेगा। तो अगर डीएनए अपने समान दूसरा डीएनए अगर बना लेता है तो उसको बच्चे रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन बोलते हैं। अगर अपने समान दूसरा, जैसे एगो है उसी के समान दूसरा बना दिया तो उसको बोलते हैं प्रतिकृति या रेप्लिकेशन। अब देखो, अगर डीएनए को आरएनए में बदलना है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये सब मोस्ट में बच्चे ख्याल करो, कंसेप्ट को क्लियर करो। डीएनए को आरएनए में अगर बदलेंगे, अगर वही बच्चे आरएनए को आप डीएनए में अगर बदल दिए, चलिए किया जा सकता है। तो आरएनए को अगर डीएनए में बदल दिए तो उसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है बच्चे। अब देखो अपने ऐसे बीमारी के विषय में देखो, जो कोरोना बीमारी आई उसमें लोग कहते थे, अब कोरोना वायरस में होता क्या है देखो, उसमें यही आरएनए पाया जाता है। कोरोना में कोई 21 में से रहेगा, अब आरएनए पाया जाता है, चेक होगा डीएनए से। तो आरएनए को डीएनए में जब बदला गया तो उसको कहेंगे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आज जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे तो इसी से जो कोरोना की जांच होती थी उसको कहा जाता था आरटीपीसीआर। ऐसे बच्चे आरटीपीसीआर कहते हैं। अब आरटीपीसीआर का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉली शब्द आया है, पॉली का मतलब समझो जिसमें बहुत से लोग जुड़ जाए। चेन जब लंबी हो जाए तो उसको पॉली, जिसे कहते हैं पॉलीटेक्निक। क्या कर रहे हैं आप, तो पॉलीटेक्निक कर रहे हैं। पॉली मतलब बहुत से, जिसे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को कहते हैं पॉलीमर है, बहुलक है, वह बहुलक है, पॉलीमर है। तो यहां भी बच्चे वही बात है। तो वह आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया जिसको आरटीपीसीआर कहते हैं। कंफर्म हुआ। अब देखो जब इतना आप समझ गए तो थोड़ा सा आपको आरएनए का भी इसी पर समझा दे रहे हैं। देखो आरएनए बच्चे शरीर में 3 प्रकार के हैं। कैसे देखो आरएनए कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करो। देखो आप आरएनए के 3 भाग ऐसे देखो। आरएनए का पहला होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है ट्रांसफर टीआरएनए और तीसरा होता है स्मॉल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होता है। अब सोचो इनका काम मनुष्य का, जैसे मान लो हम लोग भोजन करते हैं, उस बात को समझना। तो शरीर में प्रोटीन काफी एक कॉम्प्लेक्स यौगिक है, जिसे लोग ना कहते हैं इनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई। तो प्रोटीन का मतलब ऐसे समझो, शरीर में जब 20 एमिनो एसिड जब मिलेंगे बच्चे, तब जा करके एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स बनेगा।
एक प्रोटीन बच्ची बनेगा। अब सोचो आप, जब प्रोटीन बनेगा तब 20 गो चाहिए एमिनो एसिड, हम लोगों के शरीर में 10 गो पहले से मौजूद रहता है, 10 पहले से रहता है हम लोगों के शरीर में, जिसको कहते हैं ये आवश्यक है हम लोगों के शरीर के लिए। अब देखो दूसरी चीज, जब हम लोग भोजन किए, चावल दाल जो भी भोजन किए, पूरी पनीर जो भी खाए, जब हम लोग खाते हैं तो उसमें से जो 10 की आवश्यकता है, उसके लिए सोचो ईश्वर ने कितना सोच समझ करके बनाया है इस शरीर में क्रिया को। कैसे बनाया? जो वही हुआ पाचन हुआ भोजन का, उसी के दरवाजे पर मैसेंजर खड़ा है, mRNA खड़ा है, और बस पहचानता है, अरे तो इसी को चाहिए हमको, बस तुरंत वो भागता नहीं, अपना स्थान नहीं छोड़ता है, वही से मैसेज देता है। हाँ, मैसेज को ट्रांसफर करेगा, तो मैसेज देता है। किसको मैसेज देता है? तो ट्रांसफर आरएनए को, टीआरएनए को। वो कहता है देखो आ गया जो हम लोगों को चाहिए, 10 गो तो है, और 10 गो में से एगो मिल गया, जल्दी इसको पकड़ो, भागने ना पाए। तो जब भागने ना पाए तो देख लो आप बच्चे, अब उसको ही ट्रांसफर पकड़ लेता है। अब जब पकड़ लेता है तो कहता है चलो चलो, ले चल रहे हैं तुमको, किसके पास? आरएनए के पास, क्योंकि इसका काम बस उतना ही है, पकड़ के ले जाना, ट्रांसफर करना। तो वह टीआरएनए है। अब वो ले गया किसके पास? जो बनाने वाला है, सिपाही है। सिपाही लोग आते हैं, आप कुछ गलती की है तो कहेंगे चलिए दरोगा जी बुलाए हैं, तो पकड़ के ले जाएंगे आपको। तो असली तो जो फैसला होगा दरोगा जी करेंगे। तो प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन तो यही बनाएंगे, आरएनए इला करके इनको दे दिया, और जब दे दिया तो उसने प्रोटीन का निर्माण कर दिया। तो शरीर में आरएनए वह निर्माण करता है। अब आप सोचो, ये गुणसूत्र शरीर में कहीं भी, आप बाल ले लीजिए, नाखून ले लीजिए, सब में शरीर में यह आपका डीएनए पाया जाएगा। और जब डीएनए पाया जाएगा तो इसी से सब जांच हो जाती है पता। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि ये गुणसूत्र निर्धारित करते हैं। अब मान लो कहीं गुणसूत्र आ गया, जीन आ गया, अब इनके भी बच्चे गुणसूत्र के प्रकार हैं, ये 2 प्रकार के हैं। एक होता है ऑटोसोम्स, और दूसरा होता है लिंग सेक्स क्रोमोसोम। लिंग और सेक्स क्रोमोसोम। अब सोचो बच्चे, ये ऑटोसोम्स जो है ये कोई ज्यादा परिवर्तन, ये जो रहेंगे अपना फिक्स रहेंगे, लेकिन ये जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक को कहा जाता है कि ये सोमैटिक सेल्स जो शरीर बन रही है, ये लोग क्या करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम का काम होता है लिंग का निर्धारण करना। लिंग का मतलब वह लड़का होगा कि लड़की होगा। जैसे मान लीजिए, अगर ऐसे आप सोचो, अगर पिता है तो पिता में 2 प्रकार के गुणसूत्र मिलेंगे, एक्स भी मिलेगा और वाई भी मिलेगा, दोनों। अगर मां है तो मां में केवल एक्स और एक्स मिलेंगे। तो ये जो लिखे हैं बच्चे, यह एक्स और वाई, इन्हीं को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। जिसे आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है, एक कॉलम में देता है आपका सेक्स, तो सेक्स में जो मेल है तो यम लिखते हैं, फीमेल है यफ लिखते हैं। मतलब आपकी लिंग क्या है, आप लड़का है कि लड़की है। तो वही चीज आइए निर्धारण यही से होगा। अब देखो समाज में बुराई देख लो, ज्यादातर लोग हैं स्त्री कोई। अब इसमें होता क्या है, अगर यह यक्ष है और यह मां का यक्ष है, अगर यक्ष जो है इस यक्ष के साथ मिल गया तो लड़की होगी, लड़की होगी। अगर यह यक्ष
इस यक्ष के साथ मिल गया तभी भी लड़की होगी। अगर यह वाई इस यक्ष के साथ मिल गया तब लड़का होगा, बॉय होगा, एक्स वाई। तो एक्स वाई मिलेगा तब लड़का होगा। यहां से भी देखिए आप, यहां पर भी एक्स वाई हो रहा है, तो ये आपका लड़का हो रहा है। ऐसे सोचिए। अब सोचो, जो लड़का वाला जीन है वह तो पुरुष में पाया जाता है, तो महिला को दोष देना गलत होता है विज्ञान के अनुसार, कि नहीं उसमें वह लिंग गुणसूत्र पाया ही नहीं जा रहा है, तो उसमें महिला का दोष नहीं है कि महिला ने पुत्र को जन्म नहीं दिया, ये केवल लड़की को जन्म दी। लेकिन लोग ऐसे अंधविश्वास में कहते रहते हैं, ताना मारते रहते हैं।